नमस्कार, विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक व्यास। आज के इस अंक में हम आप तक पहुंचाएंगे कुछ झलकियां भारत के प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की। साथ ही आप चलेंगे सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी और देखेंगे एक अनूठा आर्ट एग्जिबिट, रेल के टिकटों पर बनी हुई चित्रकारी देवराज डाको जी की। आप मिलेंगे प्रख्यात हास्य जगत में शीर्ष स्थल पर पहुंचे पद्मश्री प्राप्त सुरेंद्र शर्मा तथा अन्य कवियों से उत्तर प्रदेश एसोसिएशन द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन पर हमारी खास रिपोर्ट। तो ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा। छोटे से ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। फिर एक बार स्वागत है आपका विजन ऑफ एशिया अ वॉइस ऑफ कम्युनिटी में। चलते हैं विदेश यात्रा पर, देखते हैं किस तरह भारतीय संस्कृति का प्रभाव छू रहा है विश्व को। और जब उतरते हैं विमान से भारत के प्रधानमंत्री पपिया न्यू गुआना में, तो वहाँ के प्रधानमंत्री सारे प्रोटोकॉल तोड़ कर कैसे पहुँचते हैं उनका स्वागत करने और भारतीय पारंपरिक ढंग से व्यक्त करते हैं अपना आदर भारत के प्रधानमंत्री के लिए। आइए देखें ये झलक। A friend in need is friend indeed. G7 देशों की बैठक और क्वाड की बैठक और जापान की यात्रा और हिरोशिमा में किसी भी भारतीय नेता का पहली बार पहुंचना, इन सब बातों के साथ साथ भारत प्रेमियों को प्रसन्न करने वाले दृश्य वो हैं जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचते हैं, थपथपाते हैं पीठ भारत के प्रधानमंत्री की, आलिंगनबद्ध करते हैं उन्हें, और साथ में अन्य बातों के अलावा उनकी पॉपुलैरिटी की चर्चा करते हुए ये भी कहते हैं कि उनके सम्मान में जो राज्य स्तरीय भोज आयोजित किया जा रहा है उसमें सम्मिलित होने वालों की संख्या बहुत अधिक है। और बाइडेन कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आई शुड टेक योर ऑटोग्राफ। ये सारी बातें चाहे सतही स्तर पर भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में कोई बहुत बड़ा वक्तव्य न हो, लेकिन उसके संकेत इस बात के साथ साथ जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री द्वारा 20,000 से अधिक लोगों के साथ उत्साह से ये कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ द बॉस, तो वो कहीं ना कहीं भारत से प्रेम करने वालों को उत्साह से भर देती है। तो आइए देखते हैं ये झलक जहां इस तरह के उद्गार व्यक्त कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight
is absolutely second to none. I said to my friend, the Prime Minister, before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. Friends, I saw that myself when I was in India in March, where he hosted me with such generosity and warmth. It was a trip full of unforgettable moments, celebrating Holi in Gujarat, laying a wreath for the great Mahatma Gandhi in New Delhi, and doing a lap, something I will never quite forget, of the incredible stadium at Ahmedabad on day one of the fourth test. Everywhere I went, I felt that deep sense of connection between the people of Australia and the people of India. It's a warmth, it is a warmth I also felt when I backpacked around India for 5 weeks in 1991. And I say this to my friends from the Australian Parliament who are here today. If you want to understand India, travel by train and video bus. And you can even hitchhike. They're very friendly. (1946) में उनका जन्म हुआ, पर अब भी युवा हैं और उन्हें युवा रखे है उनका रंगों से प्रेम, उनका समर्पित चित्रकार के साथ साथ न्यूयॉर्क में विश्व स्तरीय कलाकारों के साथ संगम। देवराज डाको जी के एक अनूठे चित्र संकलन का संबंध है उनकी LIRR में हुई यात्राएं, और जब टिकट पर वो प्रतिदिन कुछ बनाते थे विशेष चिंतन, विशेष योजना के बिना, तो उस सीरीज़ को किस तरह से येल आर्ट गैलरी के डायरेक्टर मैक्स वॉल्श ने इस लायक समझा कि उसके आधार पर एक प्रदर्शनी लगाई जाए, और वो प्रदर्शनी क्या है आइए देखते हैं। So as we walk inside, this exhibit is also somewhere related to your travel with Long Island Railroad. How is that? It was because those days I don't have, my studio was closed down, so I used to travel to Long Island Rail, and then I had to travel every day. But in the beginning, I never used to feel about collecting the tickets. And then one day I said, okay, why not? I can start doodling on that. Then I started doodling this drawing. Okay, so what he's saying, doodling is sketch making. Sketching kind of that. Right. Not making any painting, but it's just like that. So this one of my program manager, one day I was in the studio in the Robert Blackman print shop. I was scanning. Then he said, why not you can have a show? So here we are, and the show is here. So we take a look at some of these, call them painting or sketches. Yeah. What were you thinking like while you were making this? This is just like a drawing, a scribbling that you see can go to the. This is one thing I like the way she displayed. In the both side, the work is there. She's done this. You can see that how it looks. I mean, I'm an artist and a curator, I guess, so I kind of come at it from both angles. But I think, anyone can make art, and I think, art making ultimately is so accessible, and I think that's like a great thing
about a place like Robert Blackburn Printmaking Workshop is like it's a very inviting place for someone to learn a skill like printmaking with someone who is an exceptional teacher like Devraj. I mean, places like that, I think I would say are, if you are interested in art making and don't feel like you have the confidence or the skills to kind of make a piece of artwork, there are so many communities So to we kind are of... moving, and I see there are some sort of a feel of a horse somewhere. Yes, yes, of course. The horse, the animals are there. That a woman is there. There's a lot of some kind of whatever I used to feel, I used to doodling on that thing. That is what I was doing this work. But this work is actually, I never thought going to have an exhibition, but the people were reacted after that. Then everybody started looking this work. And opening day, it was very interesting in the Robert Blackburn studio. Everybody, they took a cell phone, they started taking a photograph of this work. So it looks small, but it's so interesting to see that how. So in this one, you get a feel that there is a horse or something? Yeah, my art related to my work is very different because I was using my theme, horses, and the three elements I'm using: bird, and then fish in this my work. So recently, some of the area you can see the fish also, and some area you can birds also there, and the horse. The three elements you can see in my work. I never thought this when Mark said I have a small gallery, but I got something in mind. He did something. When I came, then I was very happy to see this work. और अब आपको लिए चलते हैं कवि सम्मेलन की तरफ, जिसका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश एसोसिएशन की तरफ से। इस नवनिर्मित एसोसिएशन के पीछे समर्पित जो हैं नाम, वो हैं प्रदीप टंडन और डॉक्टर उषा टंडन। अन्य लोगों के सहयोग से आयोजित हुए इस कवि सम्मेलन में जहाँ पद्मश्री प्राप्त सुरेंद्र शर्मा थे, चिराग जैन थे, डॉक्टर अनु सपन थी, रमेश मुस्कान भी इस अवसर पर उपस्थित थे। और खचाखच भरे हुए हॉल में क्या रंग हास्य रस के, चिंतन के, दर्शन के बिखरे, उसकी कुछ झलक प्रस्तुत है हमारी इस खास रिपोर्ट में। मेरा नाम प्रदीप टंडन है और मैं यूपी एसोसिएशन ऑफ न्यूयॉर्क का फाउंडिंग प्रेसिडेंट हूँ। यूपी एसोसिएशन ऑफ न्यूयॉर्क का ये पहला फॉर्मल फंक्शन है जिसके अंदर हमने भारत से 4 कवि बुलाए हैं: पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा, डॉक्टर अनु सपन, चिराग जैन और रमेश मुस्कान। एक बार संगीत सम्राट तानसेन से अकबर ने कहा, अकबर तुम बहुत बेहतर गाते हो, पर सुना है तुम्हारे गुरु हरिदास जी बहुत आपसे भी बेहतर गाते हैं, मुझे किसी दिन उनका गायन सुनवा दो। तो तानसेन ने कहा, शहंशाह उनका गायन सुनने के लिए वो यहाँ नहीं आएंगे, आपको उनके आश्रम पर जाना होगा। हरिदास जी वृंदावन में निवास करते थे। अकबर वहाँ जाते हैं, एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, जब हरिदास जी का मन करता है तो वो गाते हैं। उनका गायन सुनने के बाद अकबर ने कहा, तानसेन तुम बेहतर गाते हो, तुम्हें संगीत सम्राट की उपाधि दे दी, पर तुम अपने गुरु के मुकाबले में नखून के बराबर भी नहीं हो। इसकी वजह क्या है? उस वजह पर आपका सिमत चाहूंगा। बोले, शहंशाह उसकी एक ही वजह है, मैं आपके हुक्म से गाता हूँ, वो उसके हुक्म से गाता है। उसके हुक्म से जब गाया जाता है तब बेहतर गाया जाता है। मैंने 50 साल के 60 साल के कवि मंच में इतना ही देखा है, जब पैसा कम मिलता था तो गायक लोग मन से गाते थे।
पैसा ज्यादा मिलने लगा तो मुंह से गाने लगा और तालियां चाहूंगा जब उससे भी ज्यादा पैसा मिलने लगा तो सिर्फ लिप मूवमेंट करने लगे, गाने से उनका और अंतिम संदेश जो आपका था कि किसी का संदेश मत लेना, सही बात है, क्योंकि वो भटकाव पैदा करते हैं। कोई हमें धर्म के नाम पर बांटेगा, फिर जाति के नाम पर बांटेगा, वो खुद बनाना चाहता है। जैसे एक कवि ने कहा कि एक साधु ने प्रवचन दिया कि आप वो माया से मुक्त हो, हाँ, अब उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। तो जो आदमी खुद उसमें डूबा हुआ है वो हमसे उसको अलग करने की बात करता है। मुल्क को जोड़ने के लिए काबिलियत की ज़रूरत होती और आदमी को तोड़ने के लिए कनिंगनेस की ज़रूरत होती। तो इस मुल्क में कनिंगनेस पनप रही है, जोड़ने वाली ताकत कम होती जा रही है। हम चाहते हैं कि किसी से, जैसे हम राम सेतु की बात करते हैं, मैं कहता हूँ छोटी इकाई की बात करो, भाई भाई के बीच में जो सेतु टूट रहा है वो कैसे जोड़ा जाए। आज मुझे मेरी 2 कारें सुख नहीं देती, मेरे सगे भाई की 4 कारें मुझे तकलीफ देती हैं। तो पहले जो भाई के पास होता था वो हमें सुख देता था, आज हमें तकलीफ देता है। हम इस मुल्क को नेशनलिटी से इंडिविजुअलिटी पर लिया है, इंडिविजुअल से नेशनलिटी पर कैसे लाए वो जानने की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है उस दिशा में जब आप सुरेंद्र शर्मा जी को सुनते हैं, एक तो आपकी उपस्थिति में ये कहना कि आप 78 बरस के हो गए हैं, लोग विश्वास नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने कहा आप मना नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, 78 का हो गया हूँ, होने वाले हो गया, 79 में लग जाऊँगा, लेकिन उम्र को जीता हूँ, उम्र बिताता नहीं। हम सब लोग अपनी ज़िंदगी बिताते, ज़िंदगी को जीना सीखो, हर पल जीना सीखो। मैं आपका धन्यवाद इसके लिए भी करना चाहता हूँ कि आप न केवल जीते हैं बल्कि आप जीना सिखा भी रहे हैं, और प्रेम के ऊपर आपका बहुत, आप उसको बार बार अंडरलाइन करते हैं, चाहे राधा कृष्ण की भक्ति के प्रसंग को लेकर भी जिस तरह से आपने लिखा, तो भक्ति भाव और हास्य एक अलग रूप आपका अब आ गया। नहीं, देखिए, हास्य वो ही अच्छा लिख सकता है जिसके अंदर करुणा हो, जिसमें करुणा नहीं है वो हास्य नहीं लिख सकता। कोई ऐसा नहीं रहा कि मैंने प्लान करके मैं पोएट हुआ। आई एम एन एक्सीडेंटल पोएट। मैंने कभी सोचा नहीं था, योजना नहीं बनाई थी, और मेरा हमेशा मानना है कि कार्यविहीन योजना से अच्छा होता है योजना विहीन कार्य। तो बेतरतीब तरीके से जो हुआ वो अच्छा हुआ। कविता मैंने बस महसूस की, उसके बाद कविता ने खुद मुझे गढ़ा। मैंने कविता के लिए कभी प्लान नहीं किया, ये नहीं सोचा कि इस बात पे ताली बज जाएंगी, ये नहीं सोचा। मुझे ऐसा लगा कि बस जो मैं कहना चाहता हूँ मैं पूरी तरीके से कह पाऊँ। तो फिर ऐसा लगा कि एकमात्र माध्यम है कविता। पूरी दुनिया में हर आर्ट का स्कूल है सर, अकेली कविता है जिसका दुनिया में कोई स्कूल नहीं है, क्योंकि कवि बनाया नहीं जा सकता। एक शाम बिना किसी सूचना के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नाना जी से मिलने पहुंच गए। नाना जी ने उन्हें देखा तो डांटा, बोले अटल जी, नाना जी बड़े थे, डांट सकते थे। नाना जी ने कहा अटल जी, तुम्हारी खुद की तबीयत खराब है, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है, ऐसे में तुम मेरा हाल जानने क्यों आए हो। अटल जी हाजिर जवाब आदमी थे, बोले नाना जी, मैं आपसे मिलने नहीं आया हूं, एक कनिष्ठ लोग एक वरिष्ठ लोग से मिलना। लेकिन नाना जी ने अपनी सफेद मूंछों में अपनी हंसी दबा ली और फिर कृत्रिम क्रोध दिखाते हुए बोला कि अटल जी, तुम्हारी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है, तुम्हारी सरकार चली गई है, देश में प्रधानमंत्री बनाने को कोई आदमी नहीं मिल रहा, इन तनाव भरी परिस्थितियों में तुम हंस कैसे देते हो। अटल जी ने जो जवाब दिया वो इस कवि सम्मेलन की भूमिका है। अटल जी से नाना जी ने कहा कि अटल जी, इन तनाव भरी परिस्थितियों में तुम हंस कैसे लेते हो, मुस्कुरा कैसे लेते हो। अटल जी बोले नाना जी, तनाव से सिर्फ समस्याएं जन्म ले सकती हैं, समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही। वो कंप्यूटर युगी चोरी, वो कंप्यूटर युगी चोरी, मन की गाली थन की गोरी,
किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यू कंप्यूटर यू किशोरी क्यों नहीं दे पाऊंगा तक सुनिए। तुम फैशन टीवी लगती मैं संस्कार का चैनल हूँ, तुम फैशन टीवी लगती मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल में गंगा का पावन हूँ, तुम करो गाड़ियों की मांगे में पाँव पाँव चलने वाला, तुम हेलोजन सी जलती हो मैं दीपक सा जलने वाला। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। ITV गोल्ड के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक व्यंग्य छड़का मैं सुना देता हूँ। देश की नहीं पूरे विश्व की एक बड़ी समस्या है, उसको मैंने हास्य व्यंग्य के माध्यम से रेखांकित किया है। सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुढ़े शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं? तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हो तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। श्रृंगार राधा को प्रतीक मानकर लिखा जाता है। जिस राधा को हम माँ कहते हैं उसके प्रति हम भावना से तो भर सकते हैं, लेकिन उसके प्रति कभी कुदृष्टि नहीं रख सकते। इसलिए राधा को प्रतीक मानकर रखे गए श्रृंगार का दोहा पढ़ता हूँ, अनुसपन जी को आवाज देता हूँ। योगेश छिब्बर जी ने 2 पंक्तियां लिखी। इस सदन में उपस्थित एक एक व्यक्ति को ओपन चुनौती देता हूं, इन 2 पंक्तियों को सुनते हुए अपनी तमाम इंद्रियों को जागृत रखिएगा। इन 2 पंक्तियों में वो सब कुछ हो गया जो प्रेम में होता है, लेकिन इन 2 पंक्तियों को सुनते हुए एक क्षण के लिए भी अगर आपकी आंखें नीची हो तो मुझे टोक लीजिएगा। मैं योगेश छिब्बर जी का दोहा पढ़ता हूं, अनुज जी को बुलाता हूं कि एक पहर ठहरी सखी कान्हा जी के ठौर। एक पहर ठहरी सखी कान्हा जी के ठौर, पहुंची कोई और थी लौटी कोई और। रात दिन मोह पाश होते हैं, प्रेम की एक तलाश होते हैं, जिंदगी बाग बाग होती है, आप जब आस पास हो, आपके आशीष चाहूंगी, तालियां थोड़ी सी और घनीभूत करें। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ कि एक एक पल गुलाब हो जाता, लम्हा लम्हा किताब हो जाता, मेरी नजरों को जो पढ़ा होता, सारा पानी शराब होता। और अब आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आप हमारे फेसबुक पेज के मित्र बने, ITV गोल्ड की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लिखने का क्रम जारी रखें events@itvgold.com पर। हमारा साथ देने के लिए आभार। अपना ख्याल रखें। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।